नमस्कार। एएनबी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं देवेंद्र कुशवाहा। रुख करते हैं खबरों की तरफ। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने कहा है कि तबलीगी जमात की वजह से देश में कोरोना के मामले बढ़े हैं, लेकिन उन्होंने यह भी साफ किया है कि यह बात पुरानी हो गई है। भाजपा सांसद और प्रवक्ता जीवीएल नरसिम्हा राव के साथ संवाद में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने कहा कि यह तकलीफ और कष्ट देता है कि मार्च के दूसरे सप्ताह में सिर्फ थोड़े ही मामले थे। मरकज की घटना दुर्भाग्यपूर्ण, दुखद और गैर जिम्मेदाराना है। यह वाकया उस समय का है जब 10 से 15 लोगों के एक जगह जुटने पर पाबंदी थी, लेकिन हजारों लोग विश्व के 10 से 15 देशों के जमा हुए। इसके बाद वे देश के कई भागों में फैल गए। इनकी वजह से देश के कई राज्यों में कोरोना के मामले बढ़े। इस मामले से निपटने में कई राज्यों और गृह मंत्री ने मदद की और हम इसको कंट्रोल करने में सफल रहे, लेकिन आज उसकी चर्चा की जरूरत नहीं है। हमने उन लोगों को इलाज किया और क्वारंटीन किया। 28 दिनों तक क्वारंटीन में रखने के बाद हमने खुद उनको अपने घर रवाना किया है। हमें अनुशासन का पालन करना चाहिए। सच बात यह है कि ये बात पुरानी हो गई है। इस पे चर्चा भी बहुत हो चुकी है, इसका विश्लेषण भी बहुत हो चुका है। हमको कहते हुए बार बार इस विषय को रेस करते हुए तकलीफ और कष्ट भी होता है, लेकिन इसमें कोई दो मत नहीं है कि मार्च के दूसरे सप्ताह के आसपास अगर आप ध्यान करेंगे तो जब दुनिया में तेजी से संक्रमण हो रहा था और भारत में पहला केस आने के बाद 1.5 महीना बीत चुका था, तब भी हमारे देश में जो केसेस थी उनकी संख्या बहुत मामूली थी। थोड़े से स्टेट्स में थोड़े से केसेस थे और उस समय ये दुर्भाग्यपूर्ण, दुखद और गैर हुई। और इस घटना में जहां पर ये घटना हुई वहां पर ना तो कोई सोशल डिस्टेंसिंग थी। दिल्ली में कानूनन भी उस समय ऐसी स्थिति थी कि शायद 10-15 से ज्यादा लोग कहीं एक साथ इकट्ठे नहीं हो सकते थे और उस समय कम से कम 1-1.5 दर्जन देशों के लोग वहां पर आए हुए थे। और आप जानते हैं कि वो समय जो था, सारे दुनिया में बहुत सारे देशों से जो आने वाले लोग हैं वही बीमारी भारत में ला रहे थे। प्रवासी मजदूरों को लेकर राजनीति तेज हो गई है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने केंद्र पर आरोप लगाते हुए कहा था कि वह राज्य में श्रमिक ट्रेनें नहीं चला रही हैं, जिसका अब खुद रेल मंत्री ने जवाब दिया है। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने लगातार 3 ट्वीट करते हुए उद्धव ठाकरे से कहा है कि वो मजदूरों की लिस्ट तैयार रखें और जितनी ट्रेनें कहेंगे उतनी देंगे। पीयूष गोयल ने ट्वीट करते हुए कहा कि उद्धव जी, आशा है आप स्वस्थ हैं। आपके अच्छे स्वास्थ्य के लिए शुभेच्छा। कल हम महाराष्ट्र से 125 श्रमिक स्पेशल ट्रेनें देने के लिए तैयार हैं। आपने बताया कि आपके पास श्रमिकों की लिस्ट तैयार है, इसलिए आपसे अनुरोध है कि सभी निर्धारित जानकारी, जैसे कहां से ट्रेन चलेगी, यात्रियों की ट्रेनों के हिसाब से सूची, उनका मेडिकल सर्टिफिकेट और कहां ट्रेनें जानी हैं, यह सब सूचना अगले 1 घंटे में मध्य रेलवे के महाप्रबंधक को पहुंचाने की कृपा करें। इसके बाद पीयूष गोयल वापस ट्वीट कर कहा कि खुद की बात है कि 1-1.5 घंटे हो गए हैं, पर महाराष्ट्र सरकार ने केवल जीएम मध्य रेल को कल की 125 ट्रेनों की निर्धारित जानकारी नहीं दी है। ट्रेन प्लान करने में समय लगता है और हम नहीं चाहते कि ट्रेनें स्टेशन पर आकर खाली खड़ी रहें, इसलिए पूरी जानकारी के बिना प्लान करना असंभव है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने प्रदेश की जनता को संबोधित करते हुए कहा है कि केंद्र की टीम ने अनुमान लगाया था कि मई के अंत तक महाराष्ट्र में कोरोना के 1.15 लाख मामले सामने आ सकते हैं, लेकिन आज स्थिति यह है कि राज्य में अब तक 33,786 कोरोना मरीज हैं। कोरोना के अब तक 47,190 केस रिपोर्ट हुए, जिनमें 13,000 मरीज ठीक हो चुके हैं। साथ ही सीएम ने कहा है कि कुछ लोग पूछते हैं कि हम पैकेज क्यों नहीं दे रहे, तो मैं बता दूं कि हम ऐसा करेंगे, लेकिन कोरोना से लड़ना अभी हमारी पहली प्राथमिकता है। केंद्र पर तंज कसते हुए सीएम उद्धव ने कहा कि पहले पैकेज दिए गए,
जिसका कोई फायदा नहीं हुआ है। हमारी सरकार खोखले पैकेज के साथ नहीं आएगी। हम शिव भोजन योजना से अनाज और भोजन उपलब्ध करा रहे हैं। देश में 25 मई से घरेलू हवाई सेवा शुरू होने जा रही है। वहीं महाराष्ट्र सरकार ने आखिरकार हवाई उड़ानों के लिए इजाजत दे दी। महाराष्ट्र सरकार के मंत्री नवाब मलिक ने जानकारी देते हुए कहा कि महाराष्ट्र सरकार मुंबई से घरेलू उड़ानों के लिए हर रोज 25 टेक ऑफ और 25 लैंडिंग की अनुमति देने पर सहमत हुई है। यह संख्या धीरे धीरे बढ़ाई जाएगी। बता दें कि इससे पहले महाराष्ट्र सरकार ने कहा था कि उसे विमान सेवाएं शुरू करने के लिए और समय चाहिए। केंद्र सरकार ने ऐलान किया था कि 25 तारीख से देश अंतर्गत विमान सेवाएं शुरू होंगी, लेकिन महाराष्ट्र को लेके स्थिति साफ नहीं हुई थी। आज हमारे मुख्य सचिव ने नागरिक उड्डयन विभाग और एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया से चर्चा करने के बाद ये निष्कर्ष पे आए कि 25 उड़ानें लैंड करेंगी, 25 उड़ानें टेक ऑफ करेंगी और धीरे धीरे सेवाएं बढ़ाई जाएगी। ये जानकारी मुख्य सचिव जी ने मुझे दी है और थोड़ी ही देर में पूरा जो ऑर्डर है वो निकाला जाएगा कि क्या क्या गाइडलाइन होगी, क्या क्या फॉलो करना है, कैसे ऑपरेशन होगा, इसकी पूरी जानकारी आदेश द्वारा निर्गमित की जाएगी। 25 मई से देश के कई हिस्सों में विमानों की आवाजाही शुरू होने जा रही है। इस पर कुछ राज्यों ने आपत्ति भी जताई है। वहीं आरजेडी नेता मनोज झा ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि सरकार क्या रणनीति बना रही है, ये समझ में नहीं आ रहा। जब सोशल डिस्टेंसिंग के पालन को देखते हुए ऑटो में एक ही व्यक्ति के बैठने की अनुमति है, तो फिर हवाई जहाज में पास 3 लोगों के बैठने से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कैसे होगा। हवाई यात्रा को लेकर के भी बहुत फ्लिप फ्लॉप रहा। अब कह रहे हैं 3 सीटें भरी जाएंगी, ऑटो में 1 इंसान चलेगा, लेकिन हवाई जहाज में चिपक करके 3 लोग होंगे। न जाने क्या सलाह हो रही है, किस मेडिकल माइंड से बातचीत हो रही है, ये सब चीज़ें लोग भी जानना चाहते हैं। अगर उससे संक्रमण का कोई खतरा नहीं है कि 3 लोग, क्योंकि मास्क आप अगर पहन करके भी उतनी प्रॉक्सिमिटी में बैठते हैं तो वो फिजिकल डिस्टेंस के। शिवसेना के जरिए सामना में उत्तर प्रदेश हुकूमत पर बोले गए हमले का जवाब देते हुए वजीर आला योगी आदित्यनाथ ऑफिस ने ट्वीट कर कहा है कि अपने खून पसीने से महाराष्ट्र को सींचने वाले कामगारों को शिवसेना कांग्रेस की हुकूमत से सिर्फ छलावा ही मिला। लॉकडाउन में उसने धोखा किया, उन्हें उनके हाल पर छोड़ दिया और घर जाने को मजबूर किया। इस गैर इंसानी रवैये के लिए इंसानियत श्री उद्धव ठाकरे जी को कभी माफ नहीं करेगी। दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार ने सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स की भर्ती के लिए एक विज्ञापन दिया था। इस विज्ञापन में आपको बता दें
दिल्ली हाईकोर्ट ने कोरोना वायरस के कारण होने वाली मौत के आंकड़ों का पता लगाने के लिए बनी दिल्ली सरकार की डेथ ऑडिट कमेटी को भंग करने की मांग वाली याचिकाएं खारिज कर दिया। वहीं इस पर आम आदमी पार्टी के नेता राघव चड्ढा ने अपनी प्रतिक्रिया दी और कहा कि बीजेपी ने दिल्ली सरकार पर झूठे आरोप लगाए। ये आज साबित हो गया कि इन आरोपों के लिए दिल्ली की जनता बीजेपी को कभी माफ नहीं करेगी। कर रही है एक याचिका जो दिल्ली सरकार के मरने वालों के आंकड़े को लेकर और उसके खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट में दायर की गई थी, उसको खारिज किया है दिल्ली हाईकोर्ट ने। और दिल्ली हाईकोर्ट ने बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा है कि ये जो आरोप है कि डेथ ऑडिट कमेटी दिल्ली सरकार की मरने वालों के आंकड़े छुपा रही है या गलत आंकड़े दे रही है, ये सारे के सारे आरोप निराधार हैं। और साफ तौर पे डेथ ऑडिट कमेटी को सक्षम घोषित किया है और ये कहा है कि किसी प्रकार की डिस्क्रिमिनेशन, आर्बिटरीनेस या मरने वालों के आंकड़ों से छेड़छाड़ दिल्ली सरकार ने नहीं। आपातकाल की परिस्थिति में इस मानवता पे जो इतना बड़ा प्रकोप छाया हुआ है, इस महामारी का, इस ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस में भारतीय जनता पार्टी ने ये जो गंदे, झूठे, निराधार आरोप लगाने का काम किया और इस क्राइसिस के समय, इस महामारी के समय भी आम आदमी पार्टी पर कीचड़ उछालने का काम किया, उसके लिए दिल्ली की जनता कभी उनको क्षमा नहीं करेगी। मैं भारतीय जनता पार्टी के सभी नेताओं को ये कहना चाहूँगा कि कृपया कर कान पकड़ के दिल्ली सरकार से और दिल्ली की जनता से इन झूठे आरोप लगाने के लिए माफ़ी मांगिए, क्योंकि आज दिल्ली हाई कोर्ट ने आपके उन सारे आरोपों को खारिज कर दिया है और दिल्ली सरकार के आंकड़ों को सही ठहराया है। दिल्ली में लगातार दूसरे दिन भी बड़ी संख्या में कोरोना के मरीज सामने आए हैं, जबकि 23 लोगों की मौत हो गई है। हालांकि थोड़ी देर राहत की खबर यह रही कि 370 मरीज ठीक होकर घर भी जा चुके हैं। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने प्रदेश में कोरोना के मामलों की जानकारी दी। कल रात के 12 बजे तक कुल मिलाकर 13,418 13418 केसेज पॉजिटिव मिले हैं अभी तक, जिसमें कल के 508 केसेज जुड़ गए हैं। 273 लोग कल रिकवर हुए हैं। कुल मिलाकर 6,540 लोग रिकवर हो चुके हैं। 273 और अभी तक कुल मिलाकर 261 डेथ रिकॉर्ड हो चुकी हैं। और एक्टिव केसेज जो हैं 6617 एक्टिव केसेज हैं। सर, ये जो कुल मौतें हुई हैं पिछले 24 घंटे में कितनी मौत रिपोर्ट हुई है? 24 घंटे में एक भी नहीं है। अच्छा, ये पुराने मामले नहीं, इसमें क्या है कि जो भी डेथ है 2-3 दिन लग रहे हैं उसको हॉस्पिटल से आने में, तो इसमें कई दिनों की डेथ थी है। कल की कोई भी डेथ नहीं है। बीते कई दिनों से कोई मौत के मामले सामने नहीं है और बल्क में अभी केसेज आ रहे हैं जिनमें मौत हुई है, तो क्या कुछ पहले दिनों में इतने लोग मर गए हैं? नहीं, देखिएगा ऐसा था, मैंने आपको पहले ही बताया था, सारे हॉस्पिटल्स को लिखा गया कि सारे लोग अपने जितनी भी डेथ हुई उनको भेजें। तो अब वो सारे उन्होंने भेजी हैं, तो अब आ गए हैं, सारे जुड़ गए। कल 30 हैं, 30 वो कई दिनों की हैं, एक दिन की नहीं है, 4-5-6 दिनों की है। कोरोना वायरस की बीमारी का कहर जारी है। देश में बढ़ते कोरोना के मामले हर दिन नया रिकॉर्ड बना रहे हैं। कोरोना के खिलाफ लड़ाई के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मार्च में ही पीएम केयर फंड्स बनाने का ऐलान किया था। सैन्य बलों ने इस फंड में 1 दिन का वेतन देने की घोषणा की थी। अब चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत ने 1 साल तक हर महीने अपने वेतन से 50,000 रुपये की धनराशि पीएम केयर फंड में दान देने का फैसला किया है। जनरल रावत ने इसके लिए वेतन और लेखा विभाग को पत्र भी लिखा था। रक्षा मंत्रालय के सूत्रों की माने तो जनरल रावत का अनुरोध मान लिया गया है। अप्रैल माह के उनके वेतन से 50,000 रुपये की पहली किस्त काट भी ली गई है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राजीव शुक्ला ने आज उत्तर प्रदेश सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। किस वजह से आपने हमारी इस एक अच्छे प्रयास को आपने नकार दिया, उससे नहीं दिया? और किस वजह से आप मजदूरों की, गरीबों की जो मदद हम करना चाह रहे थे, उन गरीब और मजदूरों की मदद न करने के लिए आपने जो है पूरी ताकत लगा दी कि इनकी मदद न होने पाई। तो ये हमारे लिए एक बहुत ही संवेदनशील विषय बन गया और इससे हम सबको बहुत दुख भी हुआ कि जो प्रयास प्रियंका जी का था, सिर्फ उसमें न कोई राजनीति थी, न कोई श्रेयबाजी थी,
सिर्फ जो है इनकी मदद करने का प्रयास था। लेकिन उस प्रयास को जिस तरह से नकारा गया और उसके बाद जिस तरह का दुष्प्रचार किया गया, उसकी तो इंतहाई हो गई कि साहब वो डाले जा रहे हैं हर चीज में कि ये इन्होंने जो है स्कूटर ऑटो रिक्शा दे दिए हैं, इसका इतना प्रचार किया कि पूछो मत। तमाम मीडिया ने भी उस चीज को लिया, हम बात कहते रहे हम लोगों की तरफ से, लेकिन इसके लोगों ने उतना ध्यान नहीं दिया। और उसके बाद अगर आप देखें कि कोटा का मुद्दा भी उठा दिया गया कि कोटा में राजस्थान सरकार ने 19 लाख रुपए ले लिया, जो उत्तर प्रदेश के विद्यार्थियों को लेने के लिए बसें भेजी गई। उनको ये भी जानकारी भी नहीं थी, जो भाजपा के लोगों ने बात कही कि हमेशा दो सरकारों के बीच में ये एक हमेशा की परंपरा होती है, प्रोटोकॉल और नियम होता है कि दूसरी सरकार से आग्रह करते हैं कि आप ये सुविधा हमें दीजिए, इसका जो ये खर्च आएगा हम आपके उसमें ट्रांसफर करेंगे। और इसी तरह से जो वहाँ के परिवहन आयुक्त हैं राजस्थान के, उनको बाकायदे उत्तर प्रदेश के परिवहन आयुक्त का पत्र गया है कि हम इन बसों को भेज रहे हैं, आप इनमें इतना इतना डीजल भरवा दीजिएगा, हमें 100 बसें और दिलवा दीजिएगा वहां, और उनका खर्चा हम आपके अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। ये दो। कांग्रेस नेता राशिद अल्वी ने केंद्र की बीजेपी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि ये जुमलों की सरकार है। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार के मंत्री बिना कुछ सोचे समझे झूठे बयान देते हैं। कोरोना महामारी के इस संकट में लोगों को ठीक तरह से मदद भी नहीं पहुंची है। देखिए, भारत सरकार ये जुमलों की सरकार है, बड़ी बड़ी बातें करती है। भारत सरकार की मंत्री स्मृति ईरानी के इस बयान से अंदाजा हो जाता है जिसमें उन्होंने कहा है कि देश के 80 करोड़ परिवारों को उन्होंने खाना भिजवाया। अगर एक परिवार में 4 आदमी भी लगाए जाएं तो 250 करोड़ हो जाते हैं। बगैर सोचे समझे इस सरकार के मंत्री बयानात देते हैं और वो समझते हैं कि देश के लोग बेवकूफ़ हैं, उनकी बात पर भरोसा कर लेंगे। ये इस बात का सबूत है कि लोगों के पास न पैसा पहुंचा है, न ठीक तरीके से मदद पहुंच रही है। पूरी दुनिया में कोरोना संक्रमण के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। वहीं हर देश इसके वैक्सीन को इजाजत करने में लगा हुआ है। इस पर सीनियर फिजिशियन डॉक्टर एम वली ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। क्या कुछ कहा है उन्होंने, सुनते हैं। हर एपिडेमिक आउटब्रेक में 2 तरह की लॉबीज बन जाती हैं। किसी को कुछ अपना इंटरेस्ट होता है, किसी को कुछ अपना इंटरेस्ट होता है। यहाँ भी आप देखिए, कुछ लोग टीके की बात कर रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं टीका बहुत जल्दी आ जाएगा, कुछ कह रहे हैं टीका असंभव है। तो कहीं कंसेंसस है ही नहीं। एक रात में आप सोचिए, वो वहाँ पे ट्रायल हो गए, वहाँ पे सेकंड स्टेज पे ट्रायल हो गया, मॉर्निंग में उठिए कैसा, वो तो ट्रायल बेकार हो गया। अभी हम पढ़ रहे हैं, रात को सुन के सोए कि साहब वो जो है ऑक्सफोर्ड का ट्रायल बहुत सक्सेसफुल है, कामयाब है, और वो फेज 2 में चला गया और 1000 वॉलंटियर्स को इंजेक्ट हो गया। अभी हम पढ़ रहे हैं कि वो कामयाब नहीं है क्योंकि वायरस डाइल्यूट होता जा रहा है। अब उनके पास वायरस ही नहीं है तो टीका कैसे बनाएंगे। तो अजीब अजीब चीज़ें इस तरह की पेंडेमिक्स में होती हैं। हर पेंडेमिक्स में र्यूमर्स होती हैं। तो ये हमको र्यूमर पे नहीं चलना है, हमको अपने देशवासियों को बचाना है। मैं बिल्कुल दो टूक बात कर रहा हूँ। हमको अपने देशवासियों को बचाना है, किसी भी दवा से अगर वो देश में कोरोना का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है। वहीं पंजाब में भी कोरोना के 15 नए मामले दर्ज किए गए हैं, जिसके बाद राज्य में कुल मामलों की संख्या बढ़कर 2060 हो गई है। राज्य में अब तक 1870 लोग कोरोना से ठीक भी हो चुके हैं। फिलहाल यहां कोरोना के 122 सक्रिय मामले हैं। छत्तीसगढ़ में नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने कोरोना वायरस से निपटने के लिए राज्य सरकार द्वारा किए गए प्रयासों को नाकाफी बताया है। उन्होंने कहा है कि जब प्रदेश में कोरोना के महज 3 मरीज ही गए थे, तब मुख्यमंत्री, स्वास्थ्य मंत्री वाहवाही लूटने लग गए थे कि कोरोना मुक्त राज्य बन रहा है। लेकिन पिछले 3-4 दिनों से हर रोज संख्या में तेजी बढ़ी है। आने वाले दिनों के लिए यह खतरे की घंटी है। अब प्रदेश में तेजी के साथ में कोरोना पॉजिटिव पेशेंट की संख्या बढ़ती जा रही है। जहां पिछले सप्ताह केवल 3 पर आ गए थे, अब 152 एक्टिव केस पाए गए हैं और जिसमें लगातार बढ़ने की संभावना है। मुख्य वजह है कि समय पर उनका परीक्षण नहीं होना। प्रदेश में आज पर्याप्त किट की व्यवस्था नहीं है और इसलिए जो प्रवासी मजदूर बाहर से आ रहे हैं
चाहे रेलवे स्टेशन हो या बस स्टैंड हो, जहां पर उनकी परीक्षण होनी चाहिए वो व्यवस्था सरकार नहीं कर पाई और इसके कारण क्वारंटाइन सेंटर में भेज दिए जाते हैं। जहां उनकी परीक्षण होती है तब तक उसके साथ में और अन्य लोगों पेशेंट भी प्रभावित हो जाते हैं और इसके कारण में लगातार संख्या बढ़ते जा रही है। सरकार के पास में आज भी ना तो पर्याप्त सुविधाएं सुनिश्चित कर पाई है, ना लैब बना पाई है और ना ही जांच के उनके पास में किट की व्यवस्था है और इसके कारण हम देख रहे हैं कि लगातार छत्तीसगढ़ कोरोना के संक्रमण के चलते प्रभावित होते जा रही है। ईद पर्व के मद्देनजर शहर से लेकर गांव तक सैकड़ों स्थानों पर सजी सेवइयों की दुकानों ने त्योहारों की मिठास बढ़ा दी है। हालांकि लॉकडाउन के चलते बाजार पर असर पड़ा है और लोग घर पर ही ईद का पर्व मनाएंगे, लेकिन उत्साह में कोई कमी नहीं है। ईद को लेकर रोजेदारों ने सेवई की खरीदारी की। लॉकडाउन और कोरोना संक्रमण को देखते हुए लोगों ने खरीदारी के वक्त शारीरिक दूरी के नियमों का पालन किया। दिल्ली की जामा मस्जिद के ठीक सामने के बाजार में भी लोगों ने शारीरिक दूरी के नियमों का पालन किया। देखिए 2 महीने से लॉकडाउन चल रहा है और पब्लिक के अपने खाने के लिए नहीं है। मार्केटें पहले बंद पड़ी हुई हैं तो अब 2 दिन से मार्केटें खोली हैं। मार्केट बिल्कुल खाली है, सब सन्नाटा। पहले जैसा काम कारोबार ही नहीं है। हम लोग बैठे में कोई ग्राहक ही नहीं है। पब्लिक में पैसे ही नहीं है तो पब्लिक कहाँ से कुछ खरीदेगी सामान। बहुत कम निकल रहे हैं। बहुत कम पब्लिक निकल रही है। पब्लिक के पास पैसे नहीं है तो पब्लिक कहाँ से निकलेगी। हम लोग भी खाली बैठे हुए हैं, 2 महीने हो गए बैठे हुए खाली। यानी इस लॉकडाउन का असर सीधा त्योहारों पर, सीधा त्योहारों पर असर है, लोगों का कारोबार पर असर है। पैसे नहीं है लोगों के पास, रोजगार से परेशान है लोग। आपका त्योहार शुरू हो गया है। कुछ नहीं है भाई, इतने लोग मर गए, उनके लिए दुआ करेंगे। ईद वीद की कोई खुशी नहीं। अच्छा। ईद जब मनाई जाती है जब खुशियाँ होती हैं। अच्छा। खुशियाँ तो सारी छिन गई। ना जाने कितने बेचारे बेमौत मारे गए हैं इसके अंदर, कोरोना के अंदर। अब क्या खुशी मनाए, तो दिल ही नहीं है अंदर से खुश, तो कहाँ से खुशी मनाए। तो कैसे इस बार खरीदारी वगैरह क्या कुछ? खरीदारी दुकानें सारी बंद है तो खरीदारी कहाँ से करेंगे। दुकानदारी तब अच्छी लगती है जब दुकानें दिल खुश हो अंदर से, ये बीमारी ना हो तो चलो आदमी दुनिया ज़माने में घूम ले, शॉपिंग कर ले। अब चारों तरफ अफरा तफरी का आलम है, चारों तरफ महामारी का आलम है, तो इस मौके पे हम क्या करेंगे बताओ। अल्लाह से दुआ करेंगे कि सबको रब्बुल। ईद पर जिस तरह से लॉकडाउन है तो कुछ भी तैयारी वगैरह नहीं हुई है, शॉपिंग नहीं की है। जो भी बेस्ट ऑफ क्लोथ्स हैं हमारे, हम वही पहनेंगे और जो हमारे नेबर्स में जिनको हेल्प की ज़रूरत है वो की जा रही है एक दूसरे के साथ। ये है कि फेस्टिवल है, साल में एक बार आता है, खुशी भी है थोड़ी सी और गम भी है कि इस तरह से एक बार फेस करने को मिल रहा है। कभी लाइफ टाइम में ऐसा नहीं हुआ, तो बस यही है कि दुआ करेंगे सबके लिए कि दोबारा ये वक्त किसी के साथ ना आए, किसी को देखने ना मिले और आगे आने वाले टाइम में अच्छी उम्मीद करते हैं कि दोबारा एक बार फिर से जिस तरह से मनाते थे हम लोग ईद, पिछली बार नहीं वैसे सेलिब्रेशन नहीं है। बुलाते थे, अपने रिलेटिव्स आते थे हमारे पास घर में, वो इस तरह एंजॉय नहीं करेंगे। सिर्फ घर के फैमिली मेंबर्स ही होंगे। अच्छा खाना बनाया, अपने आप ही एक दूसरे को विश करा। तमिलनाडु में कोरोना का संकट बढ़ता जा रहा है। पिछले 24 घंटों में राज्य में कोरोना के 765 नए मामले सामने आए हैं। इसके बाद राज्य में संक्रमितों की कुल संख्या बढ़कर 16,277 हो गई है। वहीं कोरोना से अब तक 111 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। उत्तर प्रदेश में कोरोना को लेकर एक नया फरमान जारी हुआ था, जिसमें कहा गया था कि कोरोना के मरीज आइसोलेशन वार्ड में मोबाइल फोन नहीं ले जा सकते। सरकार के इस फरमान के बाद सपा ने योगी सरकार को निशाने पर लिया और ट्वीट कर तंज कसा। इससे पहले कि सरकार की और फजीहत हो, योगी सरकार ने यू टर्न लिया और आदेश वापस ले लिया। एक रिपोर्ट देखिए। योगी सरकार का यू टर्न। आइसोलेशन वार्ड में मोबाइल फोन की इजाजत मिली। मोबाइल बैन करने के बाद सरकार की हुई थी फजीहत। स्वास्थ्य महानिदेशक
केके गुप्ता ने मोबाइल फोन बैन करने के जारी किए थे आदेश। कहा था मोबाइल से फैलता है संक्रमण। सरकार के इस आदेश पर सपा अध्यक्ष अखिलेश ने कसा था तंज। मोबाइल से फैलता है संक्रमण तो पूरे देश में हो बैन। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की बसों के बाद अब मोबाइल फोन को लेकर रार मचती दिख रही थी कि योगी सरकार ने झट से पाला बदला और अपने आदेश को वापस ले लिया। दरअसल उत्तर प्रदेश सरकार के स्वास्थ्य महानिदेशक केके गुप्ता ने एक आदेश जारी किया था जिसमें कहा था कि आइसोलेशन वार्ड में मरीज अपना मोबाइल फोन नहीं ले जा सकते। प्रदेश के कोविड समर्पित L2 और L3 चिकित्सालयों में भर्ती मरीजों को आइसोलेशन वार्ड में मोबाइल फोन ले जाने की अनुमति नहीं है क्योंकि इससे संक्रमण फैलता है। स्वास्थ्य महानिदेशक के इस आदेश के बाद कोरोना के मरीजों के लिए आइसोलेशन वार्ड में मोबाइल फोन बैन हो गया। मरीज आइसोलेशन वार्ड में मोबाइल फोन नहीं ले जा सकते, लेकिन सरकार ने एक नई व्यवस्था जरूर देने का वादा किया था। कोरोना वार्ड में नई व्यवस्था के तहत अस्पताल के वार्ड इंचार्ज के पास 2 मोबाइल फोन रहेंगे। वार्ड इंचार्ज मरीजों की उनके परिजनों से बातचीत कराएंगे। भाई ये व्यवस्था तो बड़ी ही अजीब व्यवस्था थी, लेकिन बात यह समझ में नहीं आ रही थी कि जो मोबाइल वार्ड इंचार्ज के पास होगा तो क्या वह कोरोना नहीं फैलाएगा? क्या वह कोई विशेष मोबाइल है? तो भाई प्रश्न तो बहुत से उठ रहे हैं और कुछ ऐसा ही प्रश्न सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के दिमाग में आया। फिर उन्होंने ट्वीट किया। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा, अगर मोबाइल से संक्रमण फैलता है तो आइसोलेशन वार्ड के साथ पूरे देश में इसे बैन कर देना चाहिए। यही तो अकेले में मानसिक सहारा बनता है। वस्तुतः अस्पतालों की दुर्व्यवस्था और दुर्दशा का सच जनता तक ना पहुंचे, इसीलिए ये पाबंदी है। जरूरत मोबाइल की पाबंदी की नहीं बल्कि सैनिटाइजेशन कराने की है। सपा अध्यक्ष की बातें तो गौर करने वाली थी। शायद योगी सरकार ने गौर फरमा लिया और अपने ही आदेश को पलटते हुए आइसोलेशन वार्ड में मरीजों को अपना निजी मोबाइल फोन और चार्जर ले जाने की छूट दे दी। लेकिन यह बात किसी के समझ में नहीं आई कि आखिर यह आदेश जब वापस ही लेना था तो यह आदेश जारी क्यों किया गया। अगर वास्तव में मोबाइल से संक्रमण फैलता है तो तनिक फजीहत के बाद संक्रमण फैलना कैसे रुक सकता है। खैर, सरकार की ये बातें हमारी समझ में तो नहीं आई। अगर आपके समझ में आ जाए तो जरूर बताइएगा। स्पेशल डेस्क ANB न्यूज। खबरें और भी हैं, रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। Declaring a public health emergency of international concern over the global outbreak of novel coronavirus. कोरोना वायरस के कारण भारत की कोरोना वायरस से जंग। आपको चाहिए पूरी जानकारी के लिए भरोसेमंद जरिया। जानकारी जो अफवाहों पर ना हो, तथ्यों और सच्चाई पर आधारित हो। 24 घंटे 7 दिन लगातार एक टीम जो आप तक पहुंचा रही है कोरोना वायरस से जुड़ी हर खबर। विश्वसनीय और व्यापक आंकड़ों के लिए कोरोना वायरस और लॉकडाउन पर नॉनस्टॉप खबरें सिर्फ ANB न्यूज पर।
ਸਿਆਸੀ ਲੋਕ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਨੇ ਵਫਾ? ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਅਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਹੈ ਸੱਚਾਈ? ਇਹਨਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਲੱਭਣ ਦੇ ਲਈ ਦੇਖੋ ਜਗਤਾਰ ਦਾ ਵਾਰ ਹਰ ਐਤਵਾਰ ਸ਼ਾਮੀ 7 ਵਜੇ ਸਿਰਫ ANB ਨਿਊਜ਼ ਤੇ। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। दिल्ली NCR समेत देश के तमाम हिस्सों में गर्मी ने अपना सितम ढाना शुरू कर दिया है। दिन भर झुलसने वाली तेज धूप के साथ दोपहर के गर्म हवा यानी लू चली है। मौसम वैज्ञानिकों की माने तो आने वाले 4-5 दिनों तक ऐसा ही मौसम बना रहेगा और फिलहाल गर्मी से राहत मिलने की उम्मीद नहीं है। देश की राजधानी दिल्ली में भीषण गर्मी को देखते हुए भारतीय मौसम विभाग IMD ने रविवार को ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, जबकि शनिवार को येलो अलर्ट था। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 2 दिनों में और ज़्यादा गर्म हवाएं चलने का अनुमान है। बता दें कि राजधानी दिल्ली में शनिवार को सीजन का सबसे गर्म दिन रहा। दिल्ली में पारा 46 डिग्री पहुंचने के साथ ही रिकॉर्ड टूट गया। मौसम विभाग की ओर से कहा गया है कि पश्चिमोत्तर भारत में लू चलने के कारण शहर के अगले 3-4 दिन में भीषण गर्मी पड़ने का अनुमान है। ईद का चांद दिखाई दे गया है। पूरे भारत में अब सोमवार को ईद उल फित्र का त्यौहार मनाया जाएगा। इसी को लेकर बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी। देखिए, ईद का चांद दिख गया है। आप सबको चांद मुबारक हो। रमजान के मुबारक महीने में सारे रोजे आपने घर में रखे, आपने जुमे की नमाज भी घर में पढ़ी। आपसे गुजारिश है कि ईद की नमाज भी घर में अदा करें। हम सब ने अदा की, लेकिन इस बार मैं भी ईद की नमाज घर में अदा करूंगा और आपसे गुजारिश है कि आप दुआ करें कि इस मुल्क से कोरोना को हम भगाने में कामयाब हों और ये ईद बहुत सारी खुशियां लेकर आपके जिंदगी में और मुल्क के लिए आए, ऐसी गुजारिश करता हूं और आपको ईद की मुबारकबाद देता हूं। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में ईद उल फितर का मुबारक त्यौहार रविवार को मनाया गया। देखिए, ईद का त्यौहार मना रहे हैं हम आज 2020 लॉकडाउन के अंदर। आज आप जानते हैं अराउंड 68 डेज हो चुके हैं लॉकडाउन को इम्पोज हुए। 25 मार्च के बाद से अभी तक पूरी तरह से लॉकडाउन इम्पोज है। श्रीनगर के अंदर सबसे खुशी की बात यह है कि लॉकडाउन सक्सेसफुली इम्पोज हुआ आज के दिन में, जहाँ पर हम लोग सोच रहे थे कि काफ़ी सारी जगहों पे गैदरिंग्स होंगे, लोग नमाज़ पढ़ने भी जाएंगे, लेकिन पूरी तरह से लोगों ने एडमिनिस्ट्रेशन का, गवर्नमेंट का सपोर्ट किया, पुलिस डिपार्टमेंट का सपोर्ट किया, जो उन्होंने लॉकडाउन को इम्पोज किया था, जिस तरह से उन्होंने अपील की थी लोगों को, उसका सपोर्ट किया, और जो रिलीजियस लीडर्स है जिन्होंने अपील किया था उसको सपोर्ट किया, और घरों के अंदर ही जो शुक्राने की 2 रकात की नमाज़ होती है वो अदा की, बाहर नहीं आए, मस्जिदों में गैदरिंग्स नहीं हुई। उत्तर प्रदेश के बरेली में कोरोना में बढ़ते मरीजों की संख्या के बावजूद बाजारों में ईद की खरीदारी के लिए लोगों की भीड़ देखी गई। बरेली के सैलानी और किला बाजार में ईद की खरीदारी करते लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग का बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखा, जबकि बरेली में एक दिन पहले ही 9 कोरोना पॉजिटिव मरीज देखे गए। आपको बता दें कि अब तक बरेली में कुल 31 कोरोना पॉजिटिव मरीज हो चुके हैं। लॉकडाउन में जो लॉकडाउन 4.0 में कतिपय छूट के साथ सभी तरह के दुकानों के खोलने का आदेश है, तो उन जो शर्तें हैं उनका पालन किया जाना चाहिए। उसको सुनिश्चित करने के लिए मैं और DI साहब यहाँ पर भ्रमण पर थे। मुख्यतः जो है कमियाँ ये पाई जा रही है कि जो दुकान वाले हैं वो बिना मास्क के दुकान चला रहे हैं, तो उनको चेतावनी दी गई है और अगर मास्क नहीं लगाएंगे तो उनकी दुकान बंद कर दी जाएगी। आपने एक दुकान सीज भी की है? जी हाँ, जो इसमें सख्ती बरतने के लिए भी निर्देश दे दिए गए हैं जो पुलिस कर्मचारी हैं। दूसरी चीज़ ये है कि जो पिलियन राइडर हैं वो ना हो, मोटरसाइकिल पर एक ही व्यक्ति चलेगा और 4 पहिए में 3 व्यक्ति, इनको भी हम लोग सख्ती से पालन करवाएंगे। देश भर में मजदूरों के पलायन की कहानियां हमारी व्यवस्था की कमियां उजागर कर रही हैं। ऐसा ही राजस्थान के युवक का एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफ़ी समय से वायरल हो रहा है,
जिसमें एक बेटे का अपनी मां के प्रति सेवा भाव देखकर कोई भी व्यक्ति भावुक हो सकता है। दरअसल वीडियो में दिखाई दे रहा है कि एक युवक अपनी 90 साल की बूढ़ी मां को साइकिल पर बैठाकर राजस्थान ले जा रहा है। युवक पिछले 1 महीने और 4 दिन से साइकिल पर अपनी बूढ़ी मां के साथ सफर कर रहा है। इस मजदूर के साथ करीब 20 से 25 अन्य लोग भी अपनी अपनी साइकिलों पर सवार हैं। पूछने पर पता चलता है कि ये ग्रुप बेंगलुरु से आ रहा है और इन्हें राजस्थान के बूंदी जाना है। माता जी को भी बेंगलोर से ला रहे हो और साइकिल पे बिठा के? कितने दिन हो गए वहाँ से चले? 1 महीना 4 दिन। और यहाँ से कहाँ जाओगे? राजस्थान कोटा जाओगे? देखो अंकल, हमको तो इधर लेके आ जाएगा सरकार में। देखो बड़े बड़े लोगों को सेट पैरोल को तो बस में भी जा रहे हैं, हमको देखो गरीब लोग को उठते ऐसे हमारे रोड तीरथ हो गई माँ, तीरथ हो गई पूरी। करवाते व्यवस्था करवाते। पंजाब के बठिंडा में लॉकडाउन के चलते लोगों ने काम धंधे बंद हैं, जिससे उन्हें अपनी रोजी रोटी चलाने के लिए परेशान हैं। बठिंडा ने संगीत के साथ जुड़े हुए लोगों के सामने जब रोजी रोटी का संकट आया तो उन्होंने अपना गाना बजाना छोड़कर सब्जी बेचने का धंधा पकड़ लिया। बठिंडा के मालवा विरासत कला मंच के प्रधान जगतार सिंह और उनके साथी जो विवाह शादियों में डीजे और ऑर्केस्ट्रा का काम करते थे, आज बठिंडा की गली गली में जाकर सब्जी बेच रहे हैं। जगतार सिंह ने बताया कि इस लॉकडाउन के दौरान पिछले 1.5 महीने से हमारा काम बंद पड़ा है और हम कलाकार सब्जी बेचने को मजबूर हैं। सरकार हम लोगों की तरफ ध्यान नहीं दे रही। ਅੱਜ जो लॉकडाउन करके ਜਿਹੜਾ संगीत परिवार लाइन ਦੀ दुर्दिशा हुई है, लोग भुखे मरन ते मजबूर होए है। ਅੱਜ मजबूरी ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਇਸ ਲਾਈਨ ਦੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀਆਂ ਰੇੜੀਆਂ ਲਾਉਣ ਤੱਕ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਗਏ, ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਕਰਨ ਤੱਕ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਗਏ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਦੇਖੋ ਜੀ ਹੁਣ 20 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਪੈਕੇਜ ਦੇਤਾ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੰਡਸਟਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਇਸ ਲਾਈਨ ਵੱਲ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵੱਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਇੰਡਸਟਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਮਹੀਨੇ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਫੇਰ ਚੱਲ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਜੇ ਗਰੀਬ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਜਿਹੜੇ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਚੌਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਖੜਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੋ ਸਾਡੀ ਲਾਈਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਆ ਦੇਖੋ ਸਾਹਮਣੇ ਸਬਜ਼ੀ ਦੀਆਂ ਰੇੜੀਆਂ ਲਾ ਕੇ ਵਿਚਾਰੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਚਲੋ 20% ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸਬਜ਼ੀ ਦੀ ਰੇੜੀਆਂ ਲਾ ਲੈ, ਜਿਹੜੇ 80% ਬੈਠੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵੱਲ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਇਸ ਮਾਲਵਾ ਵਿਰਾਸਤ ਕਲਾ ਮੰਚ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵੱਲ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਸਾਡੀ यूनियन है, ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ है, ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਕਰਨਗੇ। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर के लाल खादान स्थित चौकसे इंजीनियरिंग कॉलेज में क्वारंटाइन किए गए मजदूरों को अधपका और घटिया भोजन दिया जा रहा है। कुछ परिवार अपने घरों में से भोजन मंगवा रहे हैं। कपड़े धोने नहाने के लिए उन्हें साबुन भी नहीं मिला है। मस्तूरी क्षेत्र के रहने वाले लगभग 350 मजदूर रोजी रोटी कमाने गुजरात के अहमदाबाद और अन्य जिलों में गए थे। मजदूर स्पेशल ट्रेन चलने से मजदूर अपने गृहगांव वापस आने लगे हैं, लेकिन वापसी के बाद भी इनकी स्थिति में कुछ ज़्यादा सुधार नहीं आया। यहाँ आप कब से हैं, कहाँ से आए हैं आप? अब 7-8 रोज हो गए, 7 रोज आज। कहाँ से आए हैं आप? हम लोग तो इधर गुजरात से आए हैं। गुजरात के कौन से शहर से आए हैं? अहमदाबाद जिले से। अच्छा, 7 दिन हो गए आपको? हाँ। क्या समस्या है यहाँ पर? समस्या वही पानी और खाने का है। अभी तक खाना आया नहीं है और साफ सफाई पानी का तो बिल्कुल नहीं, बाथरूम भी साफ नहीं हो रहा है, पूरा गंदगी है, उसी में नहा रहे हैं, उसी पानी यूज कर रहे हैं पीने के लिए। पानी आता नहीं, थोड़ा है कि नहीं थोड़ा होता है, पानी चालू करते 1 बजे को मिलता है। अभी थोड़ा हल्का हल्का वही दिया, पोहा दिया खाली। अभी पोहा दिया है नाश्ते में आपको? 2 चम्मच दिया मात्र। नाश्ते टाइम तो नहीं है अभी। अच्छा, खाना कितना मात्रा में दिया जा रहा है? सही मिल रहा है, पर्याप्त मिल रहा है? दोपहर को 1 बजे और शाम को पर्याप्त मात्रा में मिल रहा है। सुबह को दिक्कत जा रहा है, छोटे छोटे बच्चा है तो।
केंद्र की मोदी सरकार प्रवासी श्रमिकों को लगातार घर वापस भेज रही है। इसके लिए बाकायदा श्रमिक स्पेशल ट्रेनें भी चलाई गई हैं। साथ ही परिवहन निगम की बसों का भी सहारा लिया जा रहा है। वहीं दूसरी ओर पिछले 2 महीने से लॉकडाउन में फंसे हुए नेपाली परिवार अपने देश जाने की सरकार से गुहार लगा रहे हैं। यूपी के सहारनपुर जिले में 30 से ज़्यादा नेपाली परिवार न सिर्फ आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं बल्कि भूखमरी की कगार पर पहुंच गए हैं। ENB न्यूज की टीम ने नेपाली परिवारों के बीच पहुंचकर इनका दर्द साझा किया। उन्होंने टीम से बात करते हुए बताया कि नगर निगम से मिलने वाले खाने के पैकेट की आपूर्ति भी बंद हो गई है। पैसे खत्म होने से मकान मालिक भी घर से निकलने की धमकी दे रहे हैं। महिलाओं बच्चों के साथ एक वक्त का खाना खाकर गुजर बसर करने को मजबूर हैं। नमस्कार, मेरा नाम सबीना है। मैं नेपाल से हूँ। यहाँ पे मैं काफ़ी साल से बैठी हूँ, काम करती हूँ। ढेरी मजबूरी जो भी मिला ऐसे करके बैठे हो। अब तो जब से लॉकडाउन हो गया तब से हम काम करने भी बंद हो रखा है। ना टाइम में किराए दे पा रहे। मकान मालिक बार बार हमें परेशान कर रहे, किराए दे दो बोल के। हमारे पास पैसे नहीं है किराए देने के लिए, तो उनको बोल के भी हाँ बार बार वो बोलते कि और ना किराए नहीं है तो कमरा खाली करके चले जाओ। तो ये बोलते हम जाए भी कहाँ जाए, हम तो कुछ नहीं है। जब से हम यहाँ आके बैठे, एक ही घर में बैठे, और हम यही चाहते हैं कि सरकार से हमारे पास खाने के लिए कुछ नहीं है। बच्चे जितने भी फैमिली है, घर में 7-8 बंदे हैं, तो उनके लिए खाने के लिए दिक्कत हो रहे, परेशान हो रहे। मतलब चावल खरीद के लाओ, सब्जी के लिए पैसे नहीं होते, सब्जी खाओ नमक के साथ जैसे भी हो। आज तक तो हम खा रहे, गुजारा चल रहे। अब कब तक लॉकडाउन होगा, कब तक हमें ये परेशानी झेले। कैसे भी करके सरकार से ये निवेदन है कि हमें गाड़ी करके कुछ करके जैसे पेपर बना के हमें नेपाल भेज दी जाए। मेरा घर नेपाल है, मैं भी यही सहारनपुर में रहता हूँ। अभी 2-4 महीने से यहीं रह रहा हूँ। यहाँ पे मेरा ज़्यादा तो नहीं हुआ, लेकिन बहुत लोग हैं यहाँ पे। अभी सारा दुनिया कोरोना के वजह से दुनिया लॉकडाउन में रह रहा है। अभी यहाँ पे ज़्यादातर मजदूर लोग आ रहे थे, जो रहते थे। अभी 2 महीने से उनको काम नहीं मिला, खाने को, रहने को और किराए को मुश्किल हो रहा है। अब यही गुजारिश है कि भारत सरकार से और हो सके नेपाल सरकार से कि हमको नेपाल तक घर तक पहुँचने का कोई इंतज़ाम करे। और ज़्यादा टाइम लगता है तो कुछ अब राशन का भी कुछ व्यवस्था भी करे। पहले भी दिया था, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। अब पूरा आदमी को तो नहीं मिला, फिर भी कुछ तो मिला, इसलिए बहुत बहुत आपको धन्यवाद करता हूँ। यही गुजारिश है कि आपको हम लोग को नेपाल तक पहुँचाए और कुछ हेल्प करे। इसलिए धन्यवाद कहना चाहता हूँ। राजस्थान में चूरू के सादुलपुर थानाधिकारी विष्णुदत्त बिश्नोई के पार्थिव शरीर को उनके पैतृक गांव रवाना कर दिया गया। उससे पहले उन्होंने ससम्मान सलामी दी गई और प्रमुख राजनेताओं ने भी उनको पुष्प चक्र और पुष्प अर्पित कर अंतिम नमन के साथ श्रद्धांजलि दी। प्रशासन और जनप्रतिनिधियों के साथ साथ परिवारजनों की उपस्थिति में विभिन्न बिंदुओं पर सहमति बन गई थी। इसके बाद पार्थिव शरीर को राजकीय रेफरल अस्पताल ले जाया गया, जहां पोस्टमार्टम किया गया और वहीं से पार्थिव शरीर को उनके पैतृक गांव रवाना कर दिया गया। इससे पूर्व अस्पताल परिसर में ही दर्जनों पुलिसकर्मियों ने उन्हें सशस्त्र अंतिम सलामी दी। इस अवसर पर राजस्थान विधानसभा में प्रतिपक्ष के उपनेता राजेंद्र सिंह राठौर, सांसद राहुल कस्वा, नोखा के विधायक बिहारी लाल बिश्नोई, बीजेपी के वरिष्ठ नेता पूर्व सांसद राम सिंह कस्वा, संयुक्त व्यापार समिति के अध्यक्ष पवन मोहता आदि ने भी श्रद्धासुमन अर्पित किए। इससे पहले परिजनों ने CID-CB से जांच की सहमति बनने पर पुलिस सम्मान के साथ विष्णु का शव सुपुर्द किया गया। इस दौरान IG जोन मोहन, कलेक्टर संदेश नायक, SP तेजस्वनी गौतम ने भी विष्णु को श्रद्धांजलि अर्पित की। जम्मू कश्मीर में आज ईद उल फितर मनाया जा रहा है। रमजान का पाक महीना समाप्त होने पर मनाए जाने वाले भाईचारे के प्रतीक इस त्यौहार के दिन भी घाटी में शांति नहीं रही। कश्मीर के पुलवामा में पुलिस और प्रदर्शनकारियों में झड़प हो गई, जिसमें 2 लोग घायल हो गए। झड़प की यह घटना पुलवामा के मीती ग्राम इलाके में हुई। जानकारी के अनुसार पुलवामा के रोहमू इलाके में सुरक्षा बलों ने सर्च ऑपरेशन शुरू किया था। सर्च अभियान के दौरान सुरक्षा बलों ने रहमू के फ्रेस्टपुरा में आतंकियों के ठिकाने का भंडाफोड़ कर दिया। मौके से डेटोनेटर और अन्य विस्फोटक बरामद हुए। सुरक्षा बलों ने मौके से रसद सामग्री भी बरामद की। इस बीच लोगों ने प्रदर्शन शुरू कर दिया। प्रदर्शन कर रहे लोगों और पुलिस में झड़प हो गई। इस झड़प में 2 नागरिक घायल हो गए।
हालांकि किसी आतंकी के पकड़े जाने की खबर नहीं है। इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी है। आम आदमी पार्टी के नेता हरपाल चीमा ने मोगा में प्रेस वार्ता की, जिसमें उन्होंने कहा कि बीते दिनों मोगा के निहाल सिंह वाला में एक बड़ा सेक्स स्कैंडल सामने आया था, जिसमें कुछ पुलिस कर्मचारी भी शामिल थे। वहीं इस मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 2 पुलिस कर्मचारियों के खिलाफ मामला दर्ज किया है और इसके कब्जे से करीब 1 लाख रुपया भी बरामद किए। वहीं मोगा एसएसपी 2 पुलिस कर्मचारियों को नौकरी से निकाल दिया। इस सेक्स स्कैंडल को लेकर हरपाल चीमा ने सीबीआई जांच की मांग की। शराब एक्साइज के बारे में चीमा ने सरकार पर आरोप लगाए हैं। कोरोना पर चीमा ने कहा कि पंजाब में पूरी तरह से टेस्टिंग नहीं की जा रही और दिल्ली में सभी कोरोना सक्रिय मरीजों की चेकिंग की जा रही है। गोवा में फंसे छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले के मजदूरों को वापस लाने के लिए राजधानी रायपुर से 4 बसों को आबकारी मंत्री कवासी लखमा ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। जिन बसों को गोवा रवाना किया गया उनका खर्चा सुकमा के कांग्रेसी कार्यकर्ता वहन करेंगे। आबकारी मंत्री कवासी लखमा ने कहा कि इन मजदूरों को लाने के लिए राज्य सरकार से अनुमति मिल गई है। मेरी विधानसभा के 165 मजदूर फंसे हुए हैं, उनको लेने यहाँ के 4 बसों को रवाना किया गया है। राज्य सरकार से इसकी अनुमति मिली है। बसों का खर्चा सुकमा के हमारे कार्यकर्ता मिलकर वहन करेंगे। बस्तर संभाग के मेरे विधानसभा के सुकमा जिला की सीनगढ़ ब्लॉक के लोग गोवा में 160 लोग फंसे हुए हैं। वहाँ से हमारे हिंदुस्तान के हमारा नेता आदरणीय सोनिया गांधी, आदरणीय राहुल गांधी साहब, प्रियंका और माननीय मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष सोनिया गांधी हमेशा आज़ादी का लड़ाई हो, चाहे कोरोना का समय हो, नेहरू गांधी परिवार निर्देश करती है, वो हम लोग उसका परवाल है, हम लोग कार्यकर्ता है, इसलिए उसका पालन करते हुए जहाँ जहाँ भी हमारा कार्यकर्ता है, मैं पहले राज्य स्तर में भिलाई से हमारा बिलासपुर से जहाँ जहाँ भी सुकमा के लोग, बस्तर के लोग थे, उनको पहुँचा दिया है। अभी बाहर के लोगों को चालू किया। पहला बार छत्तीसगढ़ से सुकमा के लोगों को 4 बच्चों को मैं कल परसों माननीय मुख्यमंत्री से मिला कि माननीय मुख्यमंत्री बोला था कि ट्रेन से लाना है, रेल सीधा रायपुर के लिए नहीं है, गोवा से आएंगे मुंबई, इसलिए उन लोग भटक जाएंगे। मैं माननीय मुख्यमंत्री को यही निवेदन किया कि बस जाने से अच्छा होगा। लॉकडाउन में फंसे हिमाचल के 545 लोगों को लेकर एक श्रमिक रेल गुजरात के अहमदाबाद से ऊना पहुंची। आने वाले लोगों में हिमाचल के सभी जिलों के लोग शामिल हैं। इन सभी लोगों का रेलवे स्टेशन पर पुलिस प्रशासन ने तालियां बजाकर स्वागत किया। इसके बाद इन लोगों को सिलसिलेवार, जिलावार ट्रेन से उतारा गया, जहां सबसे पहले इन्हें खाने के पैकेट दिए गए। ट्रेन से उतरने के बाद इन लोगों की रेलवे स्टेशन पर ही मेडिकल स्क्रीनिंग की गई और उसके बाद उन्हें जिलावार ही विशेष बसों में बिठाकर उनके गृह जिलों को रवाना किया गया। इन सभी लोगों को इनके गृह जिलों में ही 14 दिनों के संस्थागत क्वारंटीन और फिर 14 दिन होम क्वारंटीन किया जाएगा। क्वारंटीन किए जाने के दौरान ही इन सभी लोगों के कोविड टेस्ट भी किए जाएंगे। ये ट्रेन तो आया है अहमदाबाद से और तकरीबन 600 लोग इसमें हिमाचल के अंदर प्रवेश करने के लिए आ रहे हैं और तकरीबन इसमें मेरे को लगता है 50 लोग ऊना के होंगे। सेंटर ले जाएंगे यहाँ से, जो प्रशासन की तरफ से हमने ईयर मार्क कर रखा है, वहाँ सुविधाएं प्रोवाइड कर रखी है, वहाँ पर हम क्वारंटाइन सेंटर में इनको रखेंगे। और जो भी कोई सिम्टोमेटिक है उनको हॉस्पिटल में एडमिट कराया जाएगा और इनकी टेस्टिंग 5 दिन के बाद होगी, उसके बाद ये घर जा पाएंगे। हमारी 3 टीमें इस तरफ हैं, 3 टीमें हमने दूसरे साइड में लगाई हैं, दोनों तरफ से एग्जिट है और ये प्रक्रिया जो है ठीक ढंग से चली हुई है। सभी की थर्मल स्क्रीनिंग हो रही है और लक्षण के बारे में पूछा जा रहा है। अब सारे इंतजाम दोनों सरकार की तरफ से काफ़ी अच्छे थे, वहाँ पे भी काफ़ी अच्छे थे। मैं वहाँ पे 2 महीने लॉकडाउन में थी, बट खाने पीने की कोई टेंशन नहीं थी। एंड जो सरकार की तरफ और जो काफ़ी लोग हैं वो भी काफ़ी अच्छे एंड सपोर्टिंग है, यहाँ पे भी काफ़ी अच्छे हैं। यहाँ आके तो कुछ ऐसा फीलिंग हो रहा है
सरकार के बारे में क्या बोलना चाहेंगे आप? बहुत अच्छा प्रोग्राम किया सरकार ने हमारे लिए, जो हमारे लिए सोच रही है, हमारा टिकट फ्री, सब कुछ फ्री है, अंदर ट्रेन में अच्छा अरेंजमेंट हमारे लिए। तो वापस वहाँ तो कम हो गए थे, इसलिए अपना प्रदेश तो अपना ही होता है, इसके लिए हम वापस यहाँ आया। जो घर में परेशानी है तो अपनी परेशानी है। यूपी के बाराबंकी के एक गांव में कोरोना संक्रमण को लेकर लोग इतने जागरूक हो गए हैं कि उन्हें होम क्वारंटीन होने से डर लगने लगा है और वह ग्राम प्रधान से गांव के बाहर बने स्कूल में ही रहने का अनुरोध कर रहे हैं। बाहर राज्यों से आए हुए 4 लोगों को ग्राम प्रधान ने रोकने की व्यवस्था भी करवा दी है। हालांकि इन चारों को डॉक्टर्स ने घर में ही रहने यानी होम क्वारंटीन रहने का आदेश दिया था। हम बात कर रहे हैं बाराबंकी जनपद के थाना मसौली इलाके के बड़ा गांव की। हमारे गांव में करीब 50 के ऊपर लोग आए हुए हैं, जो दिल्ली और गुजरात और मुंबई और केरला, चेन्नई, हर जगह से आए हुए हैं। तो जिनकी जांच यहाँ पे आते हैं, अगर रात में 12 बजे आए तो हम आते हैं यहाँ स्कूल में रख देते हैं, सुबह जांच करा लेते हैं तो वहाँ से वो लोग कह देते हैं घर पे जाओ। लेकिन किसी के घर में इतनी बड़ी जगह नहीं है, कमरा है, अगर उसको घर में अगर रखा जा रहा है तो उसके घर वाले तो बाहर निकल रहे हैं, दुकान पे सौदा ले रहे हैं। तो चक्कर ये है कि हम ये चाह रहे हैं कि प्रशासन से भी चाह रहे हैं और जो डॉक्टर लोग भेजते हैं कि हमारे वहाँ जगह पर्याप्त है। बड़ा गाँव में हमारे वहाँ गन्ना दफ्तर है, हमारे वहाँ दवाखाना केंद्र है, किसान सेवा केंद्र है, हमारे वहाँ 5 स्कूल हैं। तो स्कूल में हम रखना चाह रहे हैं, लेकिन वहाँ से जब भेज देते हैं तो लोग कहते हैं कि तुम कौन होते हो भाई, जब हमको भेज रहे हैं घर पे तो हम घर ही रहेंगे। लेकिन जो समझदार आदमी, देखो 4 लोग ये लड़के हैं, ये लोग यहाँ रुके हैं कि भैया हम घर से खाना खा लेंगे, अगर आप नहीं खाना बनवा रहे हो तो मैं घर से खा लूँगा। तो घर से खाना ये खा रहे हैं, अगर 10-20 लोग यही हो जाए तो मैं खाना भी बनवा दूँगा। कोरोना वायरस संकट से पूरी दुनिया जूझ रही है। इसके प्रसार को नियंत्रित करने के लिए भारत समेत विश्व के कई देशों ने लॉकडाउन किया है। एक ओर जहां कोविड-19 के प्रकोप और लॉकडाउन की वजह से कई कपल्स अपनी शादी की डेट को आगे बढ़ा चुके हैं, तो वहीं दूसरी तरफ कई कपल्स ऐसे भी हैं जिन्होंने लॉकडाउन में शादी की है। कोरोना संकट के बीच कुछ कपल्स वीडियो कॉल के जरिए शादी के बंधन में बंधे तो कुछ ने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए 7 फेरे लिए। बेंगलुरु में हुई एक शादी सुर्खियों में है। कर्नाटक में कोरोना के खिलाफ संपूर्ण लॉकडाउन किया गया है और इस दौरान बेंगलुरु में एक कपल शादी के बंधन में बंधा है। करीब 25 मेहमानों की मौजूदगी में कपल ने 7 फेरे लिए। दूल्हे का कहना है कि सरकार ने शादी में 50 लोगों को उपस्थित रहने की अनुमति दी है, लेकिन हमने समारोह में सिर्फ 25 लोगों को ही आमंत्रित करने का फैसला किया। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में 18 वर्षीय युवती के साथ गैंगरेप का मामला सामने आया है। बड़ी बात यह है कि पूरी घटना एक प्राइवेट अस्पताल के आईसीयू के अंदर अंजाम दी गई। इस मामले में पुलिस ने धारा 376 के तहत मामला दर्ज कर लिया है। इस मामले को अब स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने भी संज्ञान में ले लिया है और उच्च स्तरीय जांच के आदेश दे दिए हैं। विधायक शैलेश पांडे ने अस्पताल पहुंचकर परिजनों का हाल जाना है और अस्पताल प्रबंधन से बातचीत की। इसके बाद युवती की कड़ी सुरक्षा में अपोलो अस्पताल शिफ्ट कर दिया गया। इसमें थाना सिविल लाइन क्षेत्र में श्री राम केयर हॉस्पिटल है, जहां पर से लिखित आवेदन प्राप्त हुआ है कि वहां पर एक विनोद पटेल नामक जो आवेदक ने अपने बच्चे के साथ में आईसीयू में जाति होने और शारीरिक बलात्कार होने के संबंध में लिखित आवेदन दिया है, जिस पर 376 के तहत अपराध पंजीबद्ध कर लिया गया है। वहाँ के अज्ञात वार्ड बॉय के अगेंस्ट में ये शिकायत आवेदन दिया गया है और उस पर प्रथम सूचना दर्ज करके गंभीरता से अग्रिम वैधानिक कार्रवाई में लिया गया है। पंजाब के मानसा जिले से एक राहत भरी खबर सामने आई है। दरअसल सरकारी अस्पताल के आइसोलेशन वार्ड में भर्ती कोरोना के 2 मरीजों का इलाज चल रहा था, जो अब ठीक हो गए हैं। वहीं मरीजों को घर भेजने आए एसएसपी डॉक्टर नरिंदर भार्गव ने कहा कि बेशक जिले में अब कोरोना का कोई पॉजिटिव मरीज नहीं रह गया है। वहीं सिविल सर्जन डॉक्टर लालचंद ठुकराल और जिला योजना बोर्ड के चेयरमैन ने खुशी व्यक्त करते हुए कहा कि मानसा के लिए राहत वाली बात है कि मानसा में आए 33 मरीजों में से बाकी 2 मरीज भी ठीक होकर घर जा रहे हैं, क्योंकि उनकी रिपोर्ट भी निगेटिव आई है। वहीं उन्होंने कहा है कि जिले में 1850 के करीब सैंपल लिए गए थे, जिनकी रिपोर्ट निगेटिव है।
ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਮਾਨਸਾ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਅੱਜ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਦਿਨ ਵੀ ਹੈ। ਰਾਹਤ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ 33 ਮਰੀਜ਼ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜੇ 2 ਰਹਿ ਗਏ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਅੱਜ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੋ ਕੇ ਘਰ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੈਂਪਲ ਵੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਨੇ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਤਕਰੀਬਨ 1850 ਸੈਂਪਲ ਲਏ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਪਿਛਲੇ 8 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਵੀ ਸੈਂਪਲ ਸਾਡਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਮਾਨਸਾ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਅਪੀਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੀਏ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸਾਧਨ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ 2 ਗਜ਼ ਦੀ ਦੂਰੀ ਰੱਖੀ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਰਾਹਤ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਮੈਡੀਕਲ ਟੀਮ ਨੇ ਸਾਡੇ CMO ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਫ੍ਰੀ ਕੀਤਾ ਇਹਨੂੰ, ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਹੁਣ ਲੋਕਡਾਊਨ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਿਆ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ, ਤੇ ਇਸ ਮਾਹੌਲ 'ਚ ਅਸੀਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰੀਕਾਸ਼ਨ ਲਈਏ ਔਰ ਮਾਨਸੇ ਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਫ੍ਰੀ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀਏ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪ੍ਰੀਕਾਸ਼ਨ ਲਵਾਂਗੇ ਜਿਹਦੇ 'ਚ 2 ਗਜ਼ ਦੀ ਦੂਰੀ, ਚਿਹਰਾ ਢੱਕਣਾ, ਹੱਥ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਧੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ। ਜੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਫੋਲੋ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਸਾਨੂੰ ਮਾਨਸਾ ਨੂੰ कोरोना। पंजाब के श्री मुक्तसर साहिब के सरकारी स्कूलों में सरकार और प्रशासन के आदेशों की पालना बिल्कुल भी नहीं की जा रही। दरअसल वहां होम डिलीवरी की जगह स्कूलों में विद्यार्थियों को बुलाकर किताबें बांटी गई हैं। वहीं सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन नहीं किया जा रहा है। वहीं गांव के सरपंच ने कहा है कि किताबें घर तक पहुंचनी चाहिए थीं। बच्चों और परिजनों का कहना है कि उनको व्हाट्सएप के जरिए स्कूल बुलाया गया था। वहीं स्कूल की अध्यापक का कहना है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पूरी तरह से पालन किया जा रहा है। ਜਸਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਆ ਜੀ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਖੜਕੀਆਂ ਵਾਲੇ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਸਕੂਲ ਕਿਉਂ ਆਏ ਹੋ ਜੀ? ਜੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲੈਣ ਆਏ ਜੀ। ਸਾਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਮਿਲਿਆ ਸੀ? ਵੀ ਬੱਚੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲੈ ਆਓ ਸਕੂਲ 'ਚ ਜਾ ਕੇ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ? ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਆਖਿਆ ਜੀ। ਕਿਹੜੀ ਕਲਾਸ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਬੱਚੇ ਤੁਹਾਡੇ? 6ਵੀਂ ਕਲਾਸ 'ਚ, ਇੱਕ 7ਵੀਂ ਕਲਾਸ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦਾ ਜੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਸਕੂਲ 'ਚ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਜੀ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਕਿਤਾਬਾਂ ਹਜੇ ਜਾਣਾ ਜੀ ਟੀਚਰ। ਇੰਗਲਿਸ਼ ਮਿਸਟਰੈਸ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਨਿਰਮਲਜੀਤ ਕੌਰ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਡਮ ਅੱਜ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਬੁਲਾਏ ਗਏ ਸੀ, ਕੀ ਕਾਰਨ ਸੀ ਉਹਦਾ? ਹਾਂਜੀ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਬੁੱਕਸ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟ ਕਰਨੀਆਂ ਸੀ। ਹੀ ਪੈਰੈਂਟਸ ਦੇ ਵੀ ਕੁਛ ਇੱਕ ਦੇ ਫੋਨ ਆਏ ਸੀਗੇ ਕਿ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਥੋੜਾ ਮੋਟਾ ਕਿਧਰੇ ਕੰਮ ਵਗੈਰਾ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਆ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਨਾਲ, ਪੈਰੈਂਟਸ ਵੀ ਆਏ ਸੀ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਹੋਣਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਦਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਲਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ। ਮੈਡਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਆਦੇਸ਼ ਮਿਲੇ ਸੀ? ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਜ ਹੈਡ ਟੀਚਰ? ਸਾਡੇ ਮੈਮ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੈਂਸਿੰਗ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਮੈਡਮ ਮਿਸਿਸ ਦੀਪਿਕਾ ਗਰਗ। ਕਿਸ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਨੇ ਮੈਡਮ? ਉਹ ਹੈਡ ਮਿਸਟ੍ਰੈਸ ਨੇ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਹੁਣੇ ਅਪਾਇੰਟ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ। ਮੈਡਮ ਆਪ ਆਏ ਅੱਜ? ਉਹ ਮੈਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਜੀ ਅੱਜ ਉਹ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਟੀਚਰਸ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ? ਸਾਨੂੰ 3 ਟੀਚਰਸ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਤਿੰਨੇ ਹੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹਾਂ। ਟੋਟਲ ਸਟਾਫ ਕਿੰਨਾ ਜੀ ਸਕੂਲ ਦਾ? ਟੋਟਲ ਸਟਾਫ ਸਾਡੇ 12 ਨੇ ਟੋਟਲ ਮੈਂਬਰਸ। ਦੇਖੀਏ ਇੱਥੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੱਤੇ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਫਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। 4 ਬੱਚੇ ਇੱਕ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆਏ। ਉਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਬਾਹਰੋਂ ਆ ਰਹੇ ਆ ਨਾ ਬੱਚੇ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਾਂ ਜੀ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਗਗਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਹੈ। ਮੈਂ ਖਿੜਕੀਆਂ ਵਾਲੇ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ। ਬੇਟਾ ਅੱਜ ਸਕੂਲ ਕਿਉਂ ਆਏ ਹੋ? ਉਹ ਸਕੂਲ ਹੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ, ਆਨਲਾਈਨ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ ਸੀ। ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਲੱਗਿਆ ਸੀ? ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ ਸੀ ਵੀ 7:30 ਤੋਂ 8 ਵਜੇ ਤਾਈਂ किताबा मिलना स्कूल से। खबरों में आगे बढ़ने से पहले महाराष्ट्र से बड़ी खबर पर नज़र दौड़ा लेते हैं। महाराष्ट्र से अब बड़ी खबर आपको बता दें कि महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चौहान कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है। महाराष्ट्र सरकार में PWD मंत्री हैं अशोक चौहान। इससे पहले उद्धव सरकार में मंत्री जितेंद्र अल्हड़ कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे। महाराष्ट्र से बड़ी खबर आपको बता दें, महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चौहान कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। सूत्रों के हवाले से यह खबर आपको बता दें कि महाराष्ट्र सरकार में PWD मंत्री हैं अशोक चौहान। आपको बताएं कि यह सूत्रों के हवाले से खबर, इससे पहले उद्धव सरकार में मंत्री जितेंद्र अल्हड़ कोरोना संक्रमित पाए गए थे। तो आपको बताएं महाराष्ट्र से यह बड़ी खबर आपको बता दें NB न्यूज़ लेकर आया है। सूत्रों के हवाले से यह खबर, महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चौहान कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, ऐसा सूत्रों के हवाले से यह खबर आ रही है। महाराष्ट्र सरकार में PWD मंत्री है अशोक चौहान, ऐसा सूत्र बता रहे हैं। इससे पहले उद्धव ठाकरे, आपको बताएं कि महाराष्ट्र से यह बड़ी खबर, जहां पर महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चौहान कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। सूत्रों के हवाले से यह खबर आ रही है। महाराष्ट्र सरकार में PWD मंत्री हैं अशोक चौहान।
इससे पहले उद्धव सरकार में मंत्री जितेंद्र आव्हाड कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। महाराष्ट्र से यह बड़ी खबर है। आपको बता दें कि महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चौहान कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, महाराष्ट्र में पीडब्ल्यूडी मंत्री हैं अशोक चौहान। इससे पहले उद्धव सरकार में मंत्री जितेंद्र आव्हाड कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चौहान कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। तो यह बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, महाराष्ट्र सरकार में पीडब्ल्यूडी मंत्री हैं अशोक चौहान। इस खबर पर ज़्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता मुरारी सिंह फोन लाइन पर मौजूद हैं। जी मुरारी सिंह जी, महाराष्ट्र से यह कोरोना से संबंधित खबर आ रही है कि पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चौहान कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। जी, क्या ताज़ा अपडेट है? जी बिल्कुल सही कहना है। आपको बता दें कि सूत्रों के हवाले से खबर आई है कि कांग्रेस के दिग्गज नेता और पीडब्ल्यू मिनिस्टर अशोक चौहान जो है कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। उन्हें नजदीक के ही अस्पताल में एडमिट किया गया है और जानकारी है कि उनके साथ जो उनके पुलिसकर्मी, उनके बॉडीगार्ड थे, जितने लोग उनके संपर्क में थे, उन्हें डिटेन किया गया है। उन लोगों का सैंपल लिया जा रहा है और जहां पर वो रहते हैं उन पूरी जगहों को सैनिटाइज किया गया है ताकि संक्रमण ज्यादा लोगों तक न फैले। अगर किसी में संक्रमण गया है या संक्रमण पॉजिटिव है उनका जो है कि चेकअप किया जाए। और साथ ही अशोक चौहान का जो है कि अस्पताल में इलाज भी चल रहा है। सूत्र बता रहे हैं कि पहले ही स्टेप में रिपोर्ट आई हुई है और यही वजह है कि उन्हें ताबड़तोड़ एडमिट किया गया। जी मुरारी सिंह जी, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपको बता दें कि महाराष्ट्र से यह बड़ी खबर है और आपको बताएं कि महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चौहान कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। महाराष्ट्र सरकार में पीडब्ल्यूडी मंत्री है अशोक चौहान। आपको बताएं इससे पहले उद्धव सरकार में मंत्री जितेंद्र आव्हाड कोरोना संक्रमित पाए गए थे। तो महाराष्ट्र से यह बड़ी खबर। इस बड़ी खबर के साथ ही इस बुलेटिन में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।